चर्चा को खास और बेहद बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ में आर.के. मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। बहुत स्वागत है आर.के. मिश्रा जी आपका। हमारे साथ में संजीत कुमार हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है संजीत जी आपका भी। पूजा मिश्रा हैं हमारे साथ, सपा से प्रवक्ता हैं। पूजा जी बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और भी कई बार निरंजन जी मेरे साथ में चर्चा में जुड़ चुके हैं। चलिए बहुत स्वागत है। और निरंजन जी, बीजेपी कह रही है कि सीपी राधाकृष्णन जिनका निर्वाचन किया, माफ कीजिएगा, जिनका नाम डिक्लेयर किया गया, जिनको उम्मीदवार के लिए निर्वाचित किया गया, वो जो है वो एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं और उनके नाम के साथ जाना चाहिए। लेकिन हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि उनके साथ में आरएसएस का ठप्पा लगा हुआ है, और आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही पराठे के दो फाड़ हैं, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर INDIA ब्लॉक के दूसरे कैंडिडेट की, तो रेड्डी साहब जो है वो न्यायपालिका से आते हैं, लेकिन इनके पास संख्या बल नहीं है। क्या ये सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई है, कानून वर्सेस संघ की ही लड़ाई है, या ये कुछ और है जो शायद हम नहीं समझ पा रहे? शायद बीजेपी दक्षिण में एक दरवाजा तलाश रही थी, दक्षिण में मजबूती के लिए कुछ ना कुछ तलाश रही थी, जो उसे अब मिल गया है। लेकिन अगर ऐसा था और ऐसा है, तो अब अगले कैंडिडेट का क्या, क्यों नहीं क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से आपको ये चीज समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो भी पत्ता खेलती है वो कहीं ना कहीं अपना ग्रुप का एक इको बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको ठीक करवाइए पहले जी। हाँ, तो वो अपनी आस्तीन में से कोई सा पत्ता निकाल करके कब चलती है आपने देखा होगा। और इसके अंदर ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो राधा कृष्ण जी हैं वो आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो पूजा जी आपको मैं एक चीज बताऊं, पूरी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आरएसएस पृष्ठभूमि से आती है। और आज की तारीख में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी या भारतीय राजनीति के लिए कोई अछूत नहीं है। और रही बात यहाँ पे तमाम जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उनके अंदर भी गाहे बगाए एक दो पार्टियों को छोड़ करके, केवल एक या दो पार्टियों के छोड़ करके तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी ना किसी कालखंड के अंदर सहयोगी दल रह चुकी है, और उनको वो उसके बावजूद सहयोगी दल रह चुकी है। चाहे आप ममता बनर्जी की बात करें, चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, या चाहे आप तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करेंगे, उनमें से दो चार को छोड़ करके तमाम राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल रह चुके हैं, या यूं कहें कि गठबंधन में आ चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, उनके लिए आरएसएस कोई अछूत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक दल, कुछ दल है जो आरएसएस को अभी भी अछूत बनाए हुए, आरएसएस को अभी भी जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक नैरेटिव पेश करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है उपराष्ट्रपति की, और अभी उपराष्ट्रपति की चुनाव की, और अभी मैं पूजा जी को सुन रहा था, पूजा जी कह रही थी कि वो कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी हो सकता था, वो किसी दलीय स्थिति से जुड़ा हुआ नहीं होता था। तो देखिए, इसके अंदर तो एक चीज कही जा सकती है कि पर उपदेश सगुन बहुतेरे से लेकर के हामिद अंसारी जी से लेकर के सन 1950 तक का इतिहास देखेंगे तो आप ये बताइए कौन सा उपराष्ट्रपति ऐसा था कि जो कांग्रेस शासित सरकार के अंदर नॉन पॉलिटिकल था, जो कांग्रेस से नहीं जुड़ा हुआ था, जो न्यूट्रल था, जो दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यम मार्गी, सबका सहायता था, सबको एक, यानी कि दोनों आंखें एक ही दृष्टि से देखती थी। ऐसा नहीं होता है। जो पार्टी सत्ता में होता है, ऐसा है कि इस देश में बहुत कुछ देखा है। सन 1951 से लेकर के 2014 तक तमाम जो यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं थी, उनको भी देखा है, उनको किस तरीके से नॉमिनेट किया जाता था वो भी देखा है, उपराष्ट्रपति किन किन लोगों को कैसे कैसे उपराष्ट्रपति चुना जाता था वो भी देखा है। 11 सालों तक लगातार सत्ता से दूर रही है। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो लोग कांग्रेस, यानी कि जो कांग्रेस को पटकने के लिए जो दल पैदा हुए थे, जो दलों की जो उत्पत्ति हुई थी, वो दल आज कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिसको कहते हैं सांप और छछूंदर एक ही तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इन चीजों के ऊपर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको बताया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब आप जनता के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं, सारी सुविधाएं आप अपने हिसाब से करना चाहें, अगर मेरा मन भाया तो कुत्ता काट के खाया, अगर आप इसी पॉलिसी पर अगर कहें कि राजनीति, भाषा का थोड़ा देश की आत्मा को नहीं जानते, देश
निरंजन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस जिस एजेंडे के साथ में आगे बढ़ी है और उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने रखा है, अगर वो उस एजेंडे में सफल होती है तो बिहार चुनावों के अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दक्षिण में कांग्रेस कंपैरेटिवली बीजेपी के स्ट्रांग है ही, बोलिए। देखिए पूजा जी, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का केवल इस समय एक ही उद्देश्य रहा होगा, अपना कैंडिडेट उतारने का, और वो उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से अभी एक पहले पक्ष और विपक्ष की राजनीति होती थी लेकिन उसमें कटुता नहीं होती थी, आज जिस तरीके से कटुता हो रही है, कहीं ना कहीं इस संघर्ष को आगे जारी रखने का, और जनता के सामने ये मैसेज ना जाए, बिहार के चुनाव से पहले ये संदेश ना जाए कि राजनीति के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धा में आए हैं। बाकी कांग्रेस भी इस चीज को जानती है कि संख्या बल के हिसाब से दूसरी तरफ जो फ्लोर मैनेजमेंट है, फ्लोर मैनेजमेंट अगर यहाँ पे संख्या बल समान भी होता तो भी फ्लोर मैनेजमेंट के मामले में आपने देखा होगा पिछले 11 वर्षों का जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं विपक्ष से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो इनको साफ पता है कि भाई इस राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम क्या होगा, लेकिन केवल एक संदेश देने की उनका उद्देश्य है, और वो संदेश ये देना चाहते हैं कि हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, हमने फाइट किया। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से उन्होंने संदेश स्पष्ट बोला है, उन्होंने संदेश स्पष्ट बोला है। मेरे ख्याल से शुरुआत में बाइट आपने निरंजन जी सुनी नहीं, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि पूरी लड़ाई कानून वर्सेस संघ की है। नहीं, इसके अलावा एक चीज और है पूजा जी, और वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने आंध्रा का कैंडिडेट दिया है, कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू के ऊपर इनका निशाना है। ये चीज देखना चाह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू अपने प्रदेश को अहमियत देते हैं या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को। अगर चंद्रबाबू नायडू यहां से कहीं ना कहीं फिसलते हैं या दुविधा में होते हैं तो इनका, मेरे हिसाब से इनका एक उद्देश्य सफल होता है। तो ये सारी चीजें, राजनीति तो आपको पता ही है कि घात प्रतिघात का राजनीति शय और मात का खेल है, उसी को विपक्ष चलने का प्रयास कर रहा है, और मैं इसमें कोई गलत भी नहीं मानता। निरंजन पोद्दार जी, मैं आपसे जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिएगा। क्या नैरेटिव को लेकर के जिस तरीके की तस्वीर पेश की जा रही है उससे बेनिफिट होगा क्या कांग्रेस को? और दूसरी तरफ ये चुनाव जिसमें संख्या बल का जिक्र हो रहा है, बीजेपी दावा कर रही है कि 427 हमारे 355 में से भी कट के आएंगे, कांग्रेस कह रही है कि 427 से कट के इधर आएंगे, बताइए तस्वीर क्या है? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से अभी विपक्ष की जो रणनीति है वो ये है कि जिस तरीके से ये इस बार गठबंधन की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, अल्पमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है, और इसको हर एक उस कार्य के ऊपर हर एक पग पग पे इस सरकार का इतना जीना दूभर कर दो, इनकी धरती इतनी गर्म कर दो कि मोदी जी के जूतों में भी छाले पड़ जाए। कहीं ना कहीं विपक्ष की ये रणनीति है, और अगर विपक्ष इसी रणनीति के ऊपर आगे चलता है तो देखिए एक चीज निश्चित रूप से अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, कहीं ना कहीं मोदी जी के जो तिलस्म था, मोदी जी का जो एक वर्चस्व था, मोदी जी की बात का जिस तरीके से जनता के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता था, और पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा अंदर खाते असंतुष्टि ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 11 आरएसएस की वजह से नहीं, इसमें वजह आरएसएस नहीं है पूजा जी, इसके अंदर वजह है जिस तरीके से पिछले 11 वर्षों से पार्टी और सरकार संचालित की गई। क्योंकि ये चीज मुझे कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि जिस तरीके से पार्टी केवल कुछ हाथों से, मतलब इतना बड़ा संगठन केवल कुछ हाथों में सिमट कर रख दिया गया, यानी कि आप ये समझ लीजिए एक प्रदेश के अगर किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बनेंगे उसका भी फाइनलाइजेशन यहाँ केंद्र से होकर के जाएगा, अमित शाह जी से होकर के जाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर असंतुष्टियां बढ़ती है। लेकिन जब तक पार्टी जीतती रहती है तब तक सब चुप रहते हैं। ये सारी की सारी समस्या उत्पन्न तब होती है जब कहीं ना कहीं जो जहाज है वो हिलने डुलने लगता है। तो आज विपक्ष कहीं ना कहीं इसी रणनीति पे काम कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक स्थिति है, कहाँ तो निरंजन जी बीजेपी वाले कहते थे कि विपक्ष कोई काम नहीं करता, चलिए काम करना तो शुरू किया। ये बात राजनीतिक विश्लेषक अगर कह रहे हैं तो इनके लिए अच्छी बात है। ये मेरे से प्रश्न है? बिल्कुल आपसे ही मैं बात कर रही हूँ। हाँ,
नहीं पूजा जी, ऐसा है, देखिए हमें जो राजनीति के अंदर जो दिखाई देता है, हमें जो लगता है कि भाई अभी क्या माहौल चल रहा है, हम उसी हिसाब से अपना विश्लेषण देते हैं। और इसके अंदर बस फर्क इतना है कि कई बार जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, प्रवक्ता आते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये तो इसका पिट्ठू या उसका पिट्ठू। हम विशेषकर मैं अपनी बात करूं, मैं मेरे जो मन के विचार हैं, मेरी जो समझ है, अपनी समझ से मैं अपने विचार। ठीक है सर, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए।